आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई, रूई ने जवाब दिया। उसने अपनी निगाहें उससे हटाए बिना कहा। अच्छा, बर्नार्ड ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर नीरा उसकी सिफारिश कर रही है तो इतना ही काफी है। वह रूई की ओर मुड़ा। क्या तुम अपनी पहचान बताना चाहोगे? रूई ने सिर हिलाया। मैं गुमनाम रहना चाहूंगा, धन्यवाद। मार्शल यूनियन ने अपने मार्शल आर्टिस्टों की ओर से यह अधिकार सुरक्षित रखा था कि शाही आयोगों में भाग लेते समय वे अपनी पहचान और व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रख सकें। शाही परिवार ने यह अधिकार बड़ी अनिच्छा से स्वीकार किया था। मार्शल यूनियन द्वारा इस अधिकार को बरकरार रखने का कारण ये था कि कैनेडियन सरकार और शाही परिवार को इस तरह के डेटा तक पहुंच देना बेहद खतरनाक था। एक बार शाही परिवार को उनकी पहचान पता चल जाती तो मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्ट अपनी निजता को बनाए रखने के बारे में भूल जाते। मार्शल यूनियन इस तरह की जानकारी के लीक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। बर्नार्ड ने नाक सिकुड़ी और इस मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा। फिर पूछा, आप हमसे आपको किस नाम से संबोधित करवाना चाहते हैं? रूई ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। आप मुझे जॉन कह सकते हैं। उसने उन्हें अपने पिछले जन्म में पृथ्वी पर अपना नाम बताया। अच्छा जॉन, बर्नार्ड ने आगे कहा। क्या तुमने सभी प्रासंगिक जानकारी याद कर ली है? रूई ने सिर हिलाया, जिसके बाद बर्नार्ड ने सवालों की एक श्रृंखला पूछी जिनका रूई ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया और बर्नार्ड की अनिच्छा से ही सही स्वीकृति प्राप्त की। हमें बताया गया है कि आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपके पास कुछ हद तक संवेदी और गुप्त क्षमताएं हैं, नीरा ने उससे कहा। रूई ने सिर हिलाया। मैंने सिस्मिक मैपिंग और ब्लिंक में महारत हासिल कर ली है। अच्छा, नीरा ने सिर हिलाया। आपकी भूकंपीय मानचित्रण तकनीक और मेरी थर्मल आई की मदद से हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि सरगना का पता लगने से बच न पाए। ये शब्द सुनकर रूई ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। थर्मल आई एक संवेदी तकनीक थी जिसे उसने प्रशिक्षु पुस्तकालय में देखा था। ये काफी महंगी और महारत हासिल करने में कठिन थी। ये तकनीक निश्चित रूप से इस अभियान के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। ऑपरेशन शुरू होने से पहले हमारे पास 2 घंटे हैं। हम योजना पर एक आखिरी बार चर्चा कर लेंगे, बर्नार्ड ने घोषणा की। सभी लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और अपने नेता के चारों ओर एक घेरा बना लिया, जिसने एक नक्शा निकाला था और उसे मेज पर रख दिया था। इस अभियान का लक्ष्य उन्मूलन, गिरफ्तारी और बचाव है। छापेमारी अभियान के लक्षित स्थान 19वें जिले के 3रे ब्लॉक से लेकर 5वें ब्लॉक तक फैले हुए हैं, बर्नार्ड ने कहा। इस अभियान में भाग लेने वाली टुकड़ियां हैं A28, D13, C34, D21, E62, F16, B02 और K23। आगे बोलने से पहले वह रुका। स्क्वाड A28 तीसरे ब्लॉक के पहले आधे हिस्से को कवर करेगा, उसने नक्शे पर पेन से उस क्षेत्र को इंगित करते हुए कहा। स्क्वाड D13 तीसरे ब्लॉक का दूसरा भाग। स्क्वाड C34 चौथे ब्लॉक का पहला आधा भाग। उन्होंने प्रत्येक भाग लेने वाली टुकड़ी को सौंपे गए लक्ष्य स्थानों का विवरण देना जारी रखा। उन्होंने घुसपैठ के साधनों, सौंपे गए उपकरणों, प्रोटोकॉल पदानुक्रम और विभिन्न संभावित परिस्थितियों में उन्हें अपनाई जाने वाली कार्रवाइयों जैसे कई विस्तृत विवरण दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। रूई यह जानने के लिए अस्पष्ट रुचि से सुन रहा था कि इस तरह के अपेक्षाकृत सरल और सीधे सादे ऑपरेशन में भी कितनी योजना और संगठन की आवश्यकता होती है। केवल ये कहना पर्याप्त नहीं था कि चलो कूद पड़ते हैं, बुरे लोगों को हराते हैं, खलनायक को पकड़ते हैं और अच्छे लोगों को बचाते हैं। किसी भी ऑपरेशन में कई चीजें गलत हो सकती हैं और कई घटनाएं घटित हो सकती हैं। योजना, संगठन और प्रोटोकॉल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अप्रत्याशित घटना की संभावना को कम किया जा सके जिससे ऑपरेशन बाधित हो और विफल हो जाए। जल्द ही बर्नार्ड ने अपना ध्यान रूई और नीरा की ओर मोड़ दिया। इस मिशन में आप दोनों का केवल एक ही उद्देश्य है, सरगना या किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को भागने से रोकना। उन्होंने कहा। परिदृश्य ए, यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट शामिल नहीं है तो आप दोनों दस्ते A28 और D13 के रूप में ऑपरेशन में सहायता करेंगे। परिदृश्य बी, यदि एक भी मार्शल अप्रेंटिस है तो आप दोनों उसे पकड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। परिदृश्य सी, यदि एक से अधिक मार्शल प्रशिक्षु हैं तो आप दोनों अपने सबसे निकटतम मार्शल प्रशिक्षु को पकड़ने के लिए सहयोग करेंगे। परिदृश्य डी, यदि कई मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनमें से एक सरगना है तो आप सरगना को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला। हर समय अपनी संवेदी तकनीकों को सक्रिय रखें और सुनिश्चित करें कि आपकी नज़र से कुछ भी न छूटे। नीरा, टुकड़ियों से अलग होने के बाद आप अपनी रिपोर्टें पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेंगी। आप दोनों समय से पहले लक्ष्य स्थलों पर घुसपैठ करेगी और शत्रु मार्शल आर्टिस्टों के उभरने के लिए तैयार रहेंगी।
उन्होंने अंत में एक बात और कही, सबसे बढ़कर सरगना को भागने मत दो। जो भी करना पड़े करो, हम उसे जिंदा और आजाद रहने की बजाय मरा हुआ देखना पसंद करेंगे। नीरा ने सिर हिलाया और रूई की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। आपके साथ काम करने के लिए मैं भी उत्सुक हूं। रूई ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। जिज्ञासावश पूछ रही हूं, आप किस प्रकार की मार्शल आर्ट का अभ्यास करती हैं? मैं नज़दीकी रेंज के जवाबी हमले में माहिर हूं, उसने जवाब दिया। आमतौर पर मैं बचाव करते हुए हमला करने में माहिर हूं और अपने प्रतिद्वंदी की ताकत, गति और चाल का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करती हूं, न कि अपनी। दिलचस्प, रूई ने धीरे से कहा। उसकी शैली का वर्णन सुनकर रूई को पृथ्वी की कुछ मार्शल आर्ट शैलियां याद आ गईं। विशेष रूप से जापान की आइकिडो और इजराइल की क्राव मागा। ये दोनों मार्शल आर्ट प्रतिद्वंदी की शक्ति और चालों का इस्तेमाल उसी के विरुद्ध करने में माहिर हैं। आइकिडो में प्रतिद्वंदी के संतुलन पर हमला करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि क्राव मागा में शरीर के उन महत्वपूर्ण और कमजोर हिस्सों पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो प्रतिद्वंदी की चालों से उजागर हो जाते हैं। हालांकि पृथ्वी पर आइकिडो उतना व्यावहारिक मार्शल आर्ट नहीं था जितना कि आधुनिक युग में इसका अभ्यास किया जाता है, और क्राव मागा कुछ हद तक गंदी लड़ाई की प्रणाली थी। यह अधिकांश खेलों में अवैध था। फिर भी गया में मार्शल आर्ट पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक उन्नत था और कोई मामूली खेल नहीं था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि पृथ्वी पर जिस मार्शल आर्ट को संदिग्ध माना जाता, उसके बावजूद वह काफी शक्तिशाली होगी। वह उसे काम करते देखने के लिए उत्सुक था। रूई ने देखा कि टीमें ऑपरेशन की तैयारी कर रही थीं। उनके पास मौजूद उपकरणों की विशाल मात्रा के सामने मार्शल यूनियन द्वारा पेश किए गए मानक उपकरण खिलौनों जैसे लग रहे थे। ये सच है कि मार्शल आर्टिस्टों को आम इंसानों की तरह ढेर सारे औजारों और उपकरणों की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन नीरा के पास भी उससे कहीं अधिक परिष्कृत और कार्यात्मक लड़ाकू वर्दी थी, जिसके कारण वह खुद विनम्र प्रतीत होता था। जल्द ही ऑपरेशन शुरू होने का समय आ गया। नीरा और रूई को एजेंटों से अलग भेजा जाना था और उन्हें इलाके में घुसपैठ करके ऑपरेशन शुरू होने तक एक खास जगह पर छिपना था। इसका कारण ये था कि संभवतः गिरोह में जासूस निगरानी कर रहे थे और नीरा और रूई के शत्रुतापूर्ण मार्शल आर्टिस्टों से टकराने की संभावना कहीं अधिक थी, बशर्ते वे मुख्य हमलावर दल के साथ न हों। मुख्य दल के इलाके में घुसपैठ करने के बाद वे उनसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन शुरू हो गया है, स्पेशल एजेंट बर्नार्ड ने नीरा और रूई से कहा। पहले चरण को तुरंत अंजाम दो। दोनों ने सिर हिलाया और तुरंत डिस्पैच सुविधा केंद्र में खड़ी एक आपूर्ति गाड़ी में बैठ गए। ये घोड़ागाड़ी उन्हें जिले के केंद्र तक ले जाएगी और वहां गाड़ी में एक सुनियोजित खराशी का नाटक किया जाएगा, जिससे वे केंद्र में फंस जाएंगे। उन्हें भेजे जाने के 1 घंटे बाद जब गड़बड़ी हुई, नीरा ने अपने पास मौजूद उपकरणों में से एक पर एक बटन दबाया। उसने रूई को सिर हिलाकर इशारा किया कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब वे मुख्य हमलावर दल के आने का इंतजार करेंगे। यह एक सामान ढोने वाली गाड़ी थी और इसमें खिड़कियां नहीं थीं, इसलिए रूई बाहर झांककर आसपास का जायजा भी नहीं ले सकता था। इसके अलावा बातचीत करना भी नियमों के विरुद्ध था। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी, फिर भी मिशन खतरे में पड़ सकता था। लेकिन मार्शल आर्टिस्टों के पास ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जिनसे वे बहुत दूर से भी बातचीत सुन सकते थे। उन दोनों ने अपनी संवेदी तकनीकों को सक्रिय कर लिया था। नीरा ने अवरक्त विकिरण के प्रवाह को महसूस करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और पूरे क्षेत्र में ऊष्मा के संकेतों को समझने में सक्षम हो गई। वहीं रूई ने अपनी आंखें बंद कर ली और भूकंपीय संवेदन के माध्यम से क्षेत्र की स्थलाकृति का मानचित्रण किया। उन दोनों को पूरे क्षेत्र में लोगों का समान वितरण महसूस हुआ और यह कहना मुश्किल था कि अड्डा कहाँ था। फिर नीरा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने रूई की ओर देखा और इशारे से बच्चे कहा, फिर अपना उपकरण उठाया और कुछ और बटन दबाए। रूई को एहसास हुआ कि उसने इलाके में किसी समय बंधक बनाए गए बच्चों की मौजूदगी का पता जरूर लगाया होगा। इससे ये पुष्टि हो गई कि स्थिति के बारे में उनके पास मौजूद सभी जानकारी सटीक थी। नीरा ने ये जानकारी मुख्य छापेमारी दल को दे दी थी और दोनों मार्शल आर्टिस्ट पहले से तय योजनाओं और कार्ययोजनाओं के अनुसार छापेमारी दल के साथ समन्वय करेगी। जल्द ही वह समय आ गया। रूई को महसूस हो रहा था कि माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। इसका कुछ कारण तो निश्चित रूप से वह खुद था। यह मिशन उसके लिए महज एक और मिशन नहीं था, बल्कि इसका उसके लिए व्यक्तिगत महत्व था, जिसके चलते वह इसे किसी भी अन्य मिशन की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से ले रहा था, भले ही उस मिशन का पारिश्रमिक कितना भी अच्छा क्यों न हो। रूई ने अपनी भूकंपीय मानचित्रण क्षमता के जरिए दूर से ही उन स्वचालित गाड़ियों को देख लिया जिनका इस्तेमाल मुख्य हमलावर दल करने वाला था।
उसने अपनी आंखें खोली, नीरा को संक्षेप में सिर हिलाकर अभिवादन किया और 4 उंगलियां दिखाईं, जिस पर नीरा ने सहमति में सिर हिलाया। वे 4 मिनट की दूरी पर थे। उनके पहुंचते ही मुख्य हमला शुरू हो जाएगा। रूई की भूकंपीय मानचित्रण क्षमता नीरा की तापीय दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक थी, और उसे प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों की सक्रियता और मुख्य हमलावर दल के आगमन पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा गया था। जल्द ही मोटर वाहनों की आवाज सुनाई देने लगी। रूई को महसूस हुआ कि वे लक्षित क्षेत्रों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और एक एक करके वे सभी बाहर निकल आए। मुख्य हमलावर दल की घुसपैठ कोई गुप्त अभियान नहीं थी। वे मोर्चे से आए और बड़ी संख्या में सैनिकों और वाहनों के साथ इलाके को घेर लिया। वे तुरंत विस्फोटक लेकर आए और उन्हें अपने लक्षित घुसपैठ स्थलों के मुख्य द्वारों पर लगा दिया। बूम बूम बूम। जैसे ही बम फटे, नीरा और रूई गाड़ी से कूदकर मुख्य छापेमारी दल के साथ तुरंत उस इलाके में घुस गए। उन्होंने आम लोगों को नजरअंदाज कर दिया। कैनरियन जांच ब्यूरो के प्रशिक्षित पेशेवर ही उन बदमाशों से निपटने के लिए काफी थे, और वे मस्कट समेत हर तरह के हथियारों से लैस थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी इंद्रियों को किसी भी ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित किया जो मार्शल आर्टिस्ट जैसा दिखता हो। एक शत्रुतापूर्ण मार्शल आर्टिस्ट को शायद ये पता नहीं होता कि हमलावर दल में 2 मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हैं। आखिरकार उन दोनों ने प्रशिक्षु स्तर की किसी भी तकनीक का उपयोग न करने का पूरा ध्यान रखा था। मार्शल आर्टिस्टों पर पैनी नजर रखते हुए रूई को यह एहसास हुआ कि बाकी का अभियान अच्छी तरह से चल रहा था। छापेमारी दल को अभी तक एक भी हताहत नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने प्रक्षेपास्त्रों और हाथ में पकड़े जाने वाले हथियारों से तस्करों को तेजी से मार गिराया था। कभी कभार रूई और नीरा का सामना बंदूकधारी तस्करों से हो जाता था जो उन पर गोलियां चलाते थे, लेकिन बचाव व्यर्थ था। मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं के पास असाधारण गतिज दृष्टि और फुर्ती होती थी। जब तक उनके मानव प्रतिद्वंद्वी ट्रिगर दबा पाते, नीरा और रूई गोलियों से काफी दूर जा चुके होते थे। उन्हें मानवों की हरकतें धीमी गति में दिखाई देती थीं। गोलियों से बचने के लिए उन्हें प्रशिक्षु स्तर की पैंतरेबाजी तकनीकों की भी आवश्यकता नहीं थी। बूम। नीरा और रूई दोनों ही जम गए, क्योंकि रूई ने महसूस किया कि लक्षित क्षेत्र के केंद्र में मौजूद एक विशेष व्यक्ति से इतनी तीव्र भूकंपीय विकिरण निकल रही है जिसे कोई भी इंसान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। युद्ध कला का प्रशिक्षु, रूई ने मन ही मन सोचा और अपनी निगाहें दृढ़ कर लीं। वे दोनों तेजी से भाग निकले। तभी नीरा ने अपने उपकरण पर कुछ बटन दबाकर संकेत दिया कि उन्होंने अपने लक्ष्य का पता लगा लिया है और उसका पीछा कर रहे हैं। असली मिशन की शुरुआत हो चुकी थी। रूई दौड़ते समय अपनी आंखें बंद किए हुए था, पूरी तरह से भूकंपीय मानचित्रण पर निर्भर था। उसे उस सुविधा के अपराधियों से चोट लगने का कोई डर नहीं था। भूकंपीय मानचित्रण के बल पर भी वह इतना कुशल था कि उन पर हमला करना असंभव था। रूई और नीरा ने प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का उपयोग करने से परहेज किया था, क्योंकि वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मार्शल आर्टिस्ट को ये पता न चले कि वे मार्शल अप्रेंटिस हैं। उसने स्क्वाड C-34 को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। नीरा ने बड़बड़ाते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वे लगभग पहुंच ही गए थे। टकराना। उन्होंने गलियारे के अंत में स्थित दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। एक पल के लिए सब लोग स्तब्ध रह गए। रूई को जो कुछ वह देख रहा था उसे समझने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका खून खौल उठा। 13 लड़कियां, 7 लड़के जानवरों की तरह पिंजरों में जंजीरों से जकड़े हुए थे। चोट के निशान, घाव, जख्म, स्पष्ट दुर्व्यवहार और कुपोषण। सिर्फ यही देखकर उसके मन में हत्या करने की भावनाएं उमड़ आईं, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जिस बात ने उसे सचमुच क्रोधित कर दिया वह तब हुआ जब उसने लड़कियों में से एक पर वीर्य देखा। उसके गुस्से से हवा कांप उठी। उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी इतना क्रोध महसूस नहीं किया था। उसकी नसें फूल गईं, मानो उनमें उमड़ते उफान को रोकने के लिए संघर्ष कर रही हो। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जिनमें लाल दरारें पड़ गई थीं। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची थी कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए थे और उनसे खून बह रहा था। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। उसके शरीर की हर कोशिका सामने खड़े लोगों को मार डालना चाहती थी। उसकी रक्तपिपासा इतनी तीव्र थी कि नीरा भी सहम गई। नीरा और रूई ने जिन 10 लोगों के लिए दरवाजा खोला था, उनमें से केवल एक ही व्यक्ति स्थिर खड़ा था, जो रूई की तीव्र शिष्य क्षेत्र की रक्तपिपासा से अप्रभावित था। शेष 9 लोग पहले ही घुटनों के बल गिर चुके थे। गोदी के दूसरे छोर पर खड़ी महिला निस्संदेह उनके मिशन का लक्ष्य थी। उसका रूपरेखा चित्र और चेहरे के विवरण से थोड़ा भिन्न था, लेकिन रूई को लगभग यकीन था कि उन्हें सही मिलान मिल गया है। उसके लंबे सुनहरे बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसने कुछ हद तक खुला पहनावा पहना हुआ था।
दोनों घुसपैठियों के शिष्य क्षेत्र की आभा को पहचानते ही वह सदमे से जम गई, फिर तुरंत मुड़कर भाग गई। रूई और नीरा तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। आखिर उसी की वजह से तो वे दोनों इस मिशन में शामिल हुए थे। किसी भी हालत में वे उसे भागने नहीं दे सकते थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि बस एक ही बड़ी समस्या थी, वह बहुत तेज है। रूई ने गुस्से में कहा, क्योंकि वह उनके बीच की दूरी को कम नहीं कर पा रहा था। रूई अपनी पूरी ताकत से चलने के लिए पैरेलल वॉक, हेलिकल ब्रीदिंग, बैलेंस्ड डायरेक्शन और यहां तक कि आउटर कन्वर्जेंस का भी इस्तेमाल कर रहा था। फिर भी वह उससे भी तेज थी। क्या वह युद्धाभ्यास में निपुण मार्शल आर्ट की प्रशिक्षु है? रूई के मन में यह सवाल उठा। उसने जिस गति का प्रदर्शन किया, उसे प्राप्त करने के लिए उसने प्रशिक्षु स्तर की कई युद्धाभ्यास तकनीकें सीखी होंगी। नीरा उन दोनों से धीमी थी और वह रूई और उस महिला दोनों से पीछे रह गई। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। वो नजदीकी मुठभेड़ में जवाबी हमले की विशेषज्ञ थी। उसे इस तरह के लंबे समय तक चलने वाले पीछा करने की आदत नहीं थी। रूई और उस महिला के बीच का फासला बहुत ज्यादा नहीं था। वो उससे थोड़ी तेज थी, लेकिन रूई के लिए यह बात उतनी मायने नहीं रखती थी जितनी आम इंसानों के लिए रखती। रूई ने उसकी भूकंपीय गति का पता लगा लिया था। जब तक उनके बीच की दूरी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होती, रूई को हर समय उसकी सटीक स्थिति का पता रहता। उसके कई तरह के पैंतरेबाजी के तरीकों से निकलने वाली भारी भूकंपीय विकिरण को नजरअंदाज करना उसके लिए नामुमकिन था। वे गलियों, संकरी सड़कों, छतों और नालियों से होकर तेजी से भागे। रूई एक बार भी नहीं लड़खड़ाया। हालांकि वह उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने से नहीं रोक सका, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि वह किसी भी समय बहुत पीछे न रह जाए। उसने उसके हर दांव और दिशा का अनुकरण किया और यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी डगमगाए नहीं। रूई ने उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। समय बीतने के साथ साथ केवल उसे देखकर ही वह उसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो गया। पहली बात तो यह है कि वह असल में मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी। तकनीकी तौर पर वह मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन वाकई में नहीं। उसके शरीर पर चर्बी की एक परत थी और उसकी बेजान काया देखकर रूई को लगा कि वह शायद नियमित रूप से व्यायाम नहीं करती थी और संभवतः उसने लंबे समय से कोई खास व्यायाम नहीं किया था। मिली जानकारी के अनुसार वह अपने हर ऑपरेशन के छापे से भाग जाती थी, जो उसे अजीब लगा। एक मार्शल प्रशिक्षु को आम इंसानों से डरने की कोई खास वजह नहीं थी। रूई समझ सकता था कि आखिरकार पीछे हटना ठीक है, लेकिन पकड़े जाने पर तुरंत भाग जाना। अगर वह उसकी जगह होता तो वह हमलावर सेना का सफाया कर देता और अपने सामान और कीमती चीजों के साथ भाग निकलने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसने इस बार और पहले भी कई बार तुरंत घटनास्थल छोड़ दिया था। इससे रूई को पता चला कि वह नामात्र की लड़ाकू थी और उसे लड़ने का बहुत कम अनुभव था। ये लगभग तय था कि अगर वह कभी उसे पकड़ भी लेता तो उसके सामने उसकी जीत की कोई संभावना नहीं होती। उसने शायद अपनी चालबाजी की तकनीकें इसलिए सीखी थीं ताकि वह ऐसी स्थितियों में बच निकल सके। इससे रूई की उसे पकड़ने की इच्छा और भी बढ़ गई। नीरा काफी पीछे छूट चुकी थी और उसने पीछा करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह व्यर्थ है। उसकी थर्मल आई की रेंज रूई की सिस्मिक मैपिंग की तुलना में बहुत कम थी, जिसका मतलब था कि वह रूई और अपने लक्ष्य का पता खो देगी। वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि रूई किसी तरह उसे पकड़ ले, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। इसके बजाय उसने स्पेशल एजेंट बर्नार्ड को हुई घटना की जानकारी देने का जिम्मा खुद उठाया। दूसरी ओर रूई रुका नहीं। वह बस दौड़ता रहा और फिर और दौड़ता रहा। उसे नहीं पता था कि वह उसे कैसे रोकेगा। पहली बार उसके पास कोई रणनीति नहीं थी। उसे सिर्फ एक बात पता थी, मुझे परवाह नहीं कि मुझे तुम्हारा पीछा करते हुए महाद्वीप के छोर तक जाना पड़े, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। उसने कसम खाए। मार्शल आर्टिस्ट बनना हमेशा आसान नहीं था। बहुत से लोग जिन्होंने मार्शल आर्ट का मार्ग खोज लिया, वे उसमें गहराई तक नहीं उतर पाए क्योंकि उनमें आवश्यक दृढ़ता और समर्पण की कमी थी। मार्शल अप्रेंटिस ग्रेड स्केल के निचले स्तर पर मिशन पूरा करना इतना आसान नहीं था। आपको ठीक ठाक कमाई तो होती थी, लेकिन बस इतना ही। यही कारण था कि कई मार्शल आर्टिस्ट अंडरवर्ल्ड की ओर मुड़ गए, क्योंकि वहां कई लुभावने फल उनकी पहुंच में थे, भले ही वे विषैले ही क्यों न हो। केट कोले को वह पहला मौका याद था जब उसने एक बच्चे को बेचा था। उसने मार्शल यूनियन की निम्न श्रेणी की मार्शल प्रशिक्षु के रूप में सामान्य कमाई से 10 गुना से भी अधिक कमाया था, और यह बेहद आसान भी था। साम्राज्य के पिछड़े इलाकों से एक बच्चे को पकड़कर हाजिन शहर के व्यापारिक केंद्र में ले जाना और फिर उसे शहर के फलते फूलते अंडरवर्ल्ड में बेचना, मार्शल यूनियन के अक्सर लंबे, कठिन और थका देने वाले मिशनों को पूरा करने की तुलना में उसके लिए बहुत कम शारीरिक मेहनत का काम था।
ये लत लग गई थी। पहली बार जब उसने एक बच्चे का अपहरण और तस्करी की तो बड़ी रकम कमाने की उसकी सहजता ने उसे अंधलोक में खींच लिया। वह फिर कभी एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकती थी। उसने बार बार अपना नाम बदला, माथा मायज, जेना जिल, सिएरा काटा इत्यादि। उसने अथाह धन संपत्ति जमा कर ली थी। निस्संदेह पाताल लोक की अपनी कुछ कमियां भी थीं। एक कहावत थी कि पाताल लोक में केवल 10 लोग ही ऐसे थे जिनका किसी और द्वारा शोषण नहीं किया जाता था। ये 10 लोग पाताल लोक के सबसे शक्तिशाली लोग थे। उनसे नीचे के सभी लोग किसी न किसी की सेवा करते थे और किसी न किसी की दया पर निर्भर थे। जैसे ही उसने पाताल लोक में कदम रखा वह वहां से निकल नहीं पाए। उसके माल की मांग बहुत ज्यादा थी और जिन लोगों की वह आपूर्ति करती थी वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। उसे अपना बाल तस्करी का धंधा जारी रखने के लिए मजबूर किया गया। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह उनके काम की न रह जाए तो पाताल लोक उसे सरकार को बेच दे, क्योंकि उनके पास उसके बारे में बहुत सारी गुप्त जानकारी थी। पाताल लोक में जीवन भय से भरा था। पाताल लोक का भय, शीर्ष लोक का भय। वह बच्चों की तस्करी नहीं रोक सकती थी, उसे इसकी अनुमति नहीं थी। उसे लगातार यह डर सताता रहता था कि जिस पाताल लोक में उसने कदम रखा है वह उसे निगल जाएगा या उसे खुले में फेंक देगा जहां साम्राज्य उसे खा जाएगा। अंततः वह उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां वह निर्दोष बच्चों की जघन्य पीड़ा पर अर्जित अपनी सारी संपत्ति दान करने को तैयार थी, ताकि वह रात को चैन से सो सके और यह चिंता न करनी पड़े कि वे मुझे कब पकड़ने आएंगे। आज उसे एहसास हुआ कि शायद वही दिन हो सकता है। रूही को लगातार उसका पीछा करते देख वह डर के मारे पीछे मुड़ गई। ये पहली बार नहीं था जब कोई मार्शल आर्ट का प्रशिक्षु उसका पीछा कर रहा था। वह आमतौर पर इतनी तेज थी कि वे उसका मुकाबला भी नहीं कर पाते थे। पकड़े जाने के डर से उसने प्रशिक्षु स्तर की कई पैंतरेबाजी तकनीकें सीख ली थीं और उनमें महारत हासिल कर ली थी, जिससे उसे कुछ हद तक सुरक्षा का एहसास होता था। हाजिन कस्बे से उसकी गहरी जान पहचान ने उसे अपने पिछले सभी पीछा करने वालों से बच निकलने में मदद की थी। लेकिन रूही को ऐसा नहीं लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना अडिग क्यों था। वह मार्शल यूनियन का मार्शल आर्टिस्ट था, सरकार का नहीं। ये ब्यूरो का आदेश होना चाहिए था। तो फिर जब मिशन स्पष्ट रूप से व्यर्थ था तो वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? उसे पता नहीं था, पर उसे परवाह भी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसे उससे दूर जाना है। जब तक वह भागती रहेगी आखिरकार वह उसे पीछे छोड़ देगी, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। चाहे वह उनके बीच कितनी भी दूरी बना ले, वह किसी न किसी तरह उसका पीछा करने में कामयाब हो ही जाता था। चाहे वह कितने भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरे, वह हमेशा उसके पीछे पीछे ही रहता था। उसके पास एक संवेदी तकनीक है। उसने गाली दी। उसकी इंद्रियों की पहुंच से बाहर निकलने के लिए उसे और भी अधिक गति बढ़ानी होगी। इसमें काफी समय लगेगा। काफी समय तक उसे यह नहीं पता था कि वह टिक पाएगी या नहीं। उसने 7 साल से अपने शरीर को कोई सख्त प्रशिक्षण नहीं दिया था और भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त होकर अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया था। उसका शरीर सुस्त पड़ गया था और प्रशिक्षण बंद करने के बाद से उसकी शारीरिक क्षमता में भारी गिरावट आई थी, जितनी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शरीर पर अत्यधिक दबाव के कारण पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसकी सहनशक्ति पहले से ही कम हो रही थी। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके जोड़ टूट रहे थे और हड्डियां भी टूटने वाली थीं। उसकी मांसपेशियां दर्द से कांप रही थीं। दूसरी ओर रूही बिल्कुल भी विचलित नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन अकादमी में प्रवेश करने से पहले भी अथक परिश्रम किया था। इसके अलावा अकादमी में प्रवेश करने के बाद उसने औषधियों के प्रति अपनी अत्यधिक सहनशीलता का उपयोग करते हुए अपने शरीर को एक पागल की तरह मजबूत बनाया था। वह बिना रुके या धीमे हुए लगातार दौड़ता रहा। उनकी भौतिक नींव 2 पूरी तरह से अलग अलग लोकों में स्थित थी। केट को उम्मीद थी कि आखिरकार रूही हार मान लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह ऐसे भागा जैसे उसे कोई रोक ही नहीं रहा हो। जल्द ही दिन का 1/4 हिस्सा बीत गया और वे दोनों हाजिन कस्बे के चारों ओर कई बार चक्कर लगा चुके थे। जल्द ही वह क्षण आ गया, टकरा जाना। अपनी थकी हारी और तनावग्रस्त अवस्था में केट एक चट्टान से टकराकर बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसे काफी दर्द हुआ। लेकिन उसे जो डर महसूस हुआ वह दर्द से कहीं अधिक था। उसे पीछे मुड़ने की भी जरूरत नहीं थी। वह उसके विचारों के भार को अपनी सहज और आदिम खतरे की भावना पर दबाव डालते हुए महसूस कर सकती थी। आह! वह चीखी। इससे पहले कि वह मुड़ पाती, रूही ने उसके बाल पकड़ लिए। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखों की तीखी नजरें सब कुछ बयां कर रही थीं। मुझे जाने दो, वह चीखी। मदद करो, मुझे बचाओ।
उसने आसपास खड़े राहगीरों से गुहार लगाई। दरार असहनीय दर्द से कराहते हुए वह पैर से बाहर निकली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पिंडली बुरी तरह टूट गई थी और एक अजीबोगरीब कोण पर मुड़ी हुई थी। मुझे छोड़ दो प्लीज। उसने उसके घुटनों को पकड़ लिया। दरार रूई द्वारा उसके दूसरे पैर को बुरी तरह कुचलने पर वह और भी जोर से चीखी। उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दया करो, वह आधी विलाप करती हुई आधी चीखती हुई बोली। मुझे छोड़ दो। जब वह उसे बालों से घसीट रहा था तो उसने अपने हाथों से उस पर कुछ कमजोर आक्रामक प्रहार किए। मुझे यकीन है कि उन बच्चों ने भी तुमसे यही कहा होगा। रूई ने फुसफुसाते हुए उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों की चमक ने उसे झकझोर दिया। हो सकता है मैं तुम्हें मार न सकूं, लेकिन बयूरो मुख्यालय बहुत दूर है। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक तुम चाहोगे कि तुम्हारी मौत हो जाए। उस दिन हाजिन कस्बे में एक विचित्र दृश्य की खबर फैल गई। शाही चिन्ह धारण किए हुए मार्शल यूनियन के एक मार्शल आर्टिस्ट ने एक महिला को उसके बालों से पकड़कर हाजिन कस्बे के बाहरी इलाके से केंद्रीय जिले तक घसीटा था। इस दृश्य ने आम नागरिकों के मन में साम्राज्य के मार्शल आर्टिस्टों के प्रति व्याप्त भय को फिर से जगा दिया। मार्शल आर्टिस्ट के मार्शल यूनियन और केंद्रीय सरकार से संबंधित होने के कारण संभवतः उस महिला ने बहुत बड़ी गलती की थी। यदि उस महिला के साथ किया गया व्यवहार अनुचित होता तो इसे सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। खुलेआम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किए जाने का मतलब था कि केंद्रीय सरकार और मार्शल यूनियन उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। यही निष्कर्ष लोगों ने निकाला। बेशक वे पूरी तरह गलत थे। रूई को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसे देखते हैं। वह उसके पहले से ही क्षत विक्षत शरीर को लेकर भागना नहीं चाहता था। अगर वह जरा भी जोर लगाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि वह उसे मारना चाहता था, लेकिन उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने से शायद और भी जानें बच जाती। निस्संदेह उसके पास बाल तस्करी उद्योग के बारे में बहुमूल्य जानकारी थी। आपूर्तिकर्ता, तस्कर, खरीदार और उपभोक्ता। उसकी जानकारी के आधार पर ब्यूरो और मार्शल यूनियन द्वारा इन छिपे हुए लोगों की पहचान उजागर की जा सकती थी और उन्हें बेनकाब किया जा सकता था। उसने उसका चेहरा नकाब से ढक दिया था और उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को, यहां तक कि बालों को भी, कपड़े से लपेट दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान पाए। बेशक आम नागरिकों को पता नहीं होता कि वह कौन है, लेकिन जानकार लोगों को पता चल जाता कि वह पकड़ी गई है और इससे उनका राज खुल सकता था। उसने बेहद सावधानी बरती थी और यह सुनिश्चित किया था कि ऐसा होने की संभावना लगभग न के बराबर हो। उसके सुडौल स्तनों के आकार को देखकर केवल यही अनुमान लगाया जा सकता था कि वह एक वयस्क महिला थी। कुछ ही देर में रूई ब्यूरो मुख्यालय पहुंच गया। स्वागत कक्ष के कर्मचारियों और गार्डों की सामान्य हैरानी को दूर करने में उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन अंततः उसका स्वागत उस टीम के कई सदस्यों ने किया जिसके साथ उसे नियुक्त किया गया था। तुम बेवकूफ हो, बर्नार्ड ने दबी हुई मुस्कान के साथ कहा। तुमने सच में ऐसा कर दिया, पागल कहीं के। कई अन्य लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। हमें पता था कि तुम ये कर सकते हो। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे पता चल गया कि वह सक्षम है। एक मार्शल आर्टिस्ट से यही उम्मीद की जाती है। मुझे याद क्यों आ रहा है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने ठीक इसके विपरीत कहा था। रूई ने बड़बड़ाया, लेकिन मन ही मन उसे थोड़ा बहुत संतोष भी महसूस हुआ। बहुत बढ़िया काम किया। नीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुमने अकेले ही मिशन के मुख्य उद्देश्यों में से एक को पूरा कर दिया। उसने आह भरने से पहले कहा, तुलना में मैं तो बिल्कुल बेकार थी। ये तो बस अनुकूलता का मामला है, रूई ने सांत्वना देते हुए कहा। आपकी विशेषज्ञता वाले किसी व्यक्ति से आपसे कहीं अधिक उपलब्धि की अपेक्षा करना अनुचित होगा। उसने बर्नार्ड की ओर मुड़कर पूछा, बच्चे कैसे हैं? उनका चेहरा गंभीर हो गया। शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक। हमने उन्हें तुरंत तरोताजा कर दिया और उनका इलाज कर दिया। जिन लोगों को संक्रमण या अन्य समस्याएं थीं, उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई और वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उन्होंने रुककर आगे कहा, लेकिन मानसिक रूप से? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। रूई ने सिर हिलाया। अगर बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होता तो ये बहुत अजीब बात होती। उसे लगता था कि लगभग सभी बच्चे जीवन भर इन घावों और निशानों को झेलेंगे। इससे उनके व्यक्तित्व पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। उसने उन भयावह अनुभवों की कल्पना भी नहीं की थी जो उन्होंने सहे थे, और न ही उनके मन पर पड़ने वाले उससे भी कहीं अधिक भयानक प्रभावों की। वह केवल यही आशा कर सकता था कि वे ठीक हो जाएंगे, एक पतली, कमजोर आशा। वह अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा था। उस कुतिया को मार गिराने से निस्संदेह कई और बच्चों की जान बच जाएगी,
और उसकी बुद्धिमत्ता और जानकारी भी यही काम करेगी। लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था। जो कुछ उसने देखा था उसके बाद मिशन को लेकर खुश होना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि क्वारियर अनाथालय पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करने का उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। बहुत बढ़िया, तुम्हारा काम लगभग पूरा हो गया है, उसकी सुपरवाइजर एफल्स ने कहा। अब तुम्हें बस मिशन के बाद के कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना है। उसने कागजों का एक बंडल रूई को देते हुए कहा, जिन पर उसे हस्ताक्षर करने थे। रूई ने राहत की सांस ली और काम में जुट गया। इसमें तो बहुत समय लग गया। काम खत्म करने के बाद उसने सोचा। अपना काम पूरा करने के बाद उसने उन्हें अलविदा कहा और मार्शल यूनियन लौट गया। वापस लौटते समय उसने मिशन के बारे में अपने विचारों को इकट्ठा किया। उसने आक्रमण उन्मुख मिशन इसलिए चुना था क्योंकि वह अन्य मार्शल प्रशिक्षुओं के साथ सक्रिय शत्रुतापूर्ण संघर्ष का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यह मिशन उससे बिल्कुल अलग था। अपने अंगरक्षक मिशनों और अपने इकलौते शिकार मिशन में उन्हें इससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष संघर्षों का सामना करना पड़ा था। ये निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, इसलिए कुछ हद तक वे निराश थे। खैर, कम से कम मिशन आधे दिन से भी कम समय में खत्म हो गया। रूई ने कंधे उचका दिए। उसे इसके लिए अच्छे खासे क्रेडिट भी मिले थे। अब क्या, उसने सोचा। कायाकल्प करने वाली औषधि पीने के बाद भी वह काफी ऊर्जावान था। उसे आराम करने या विश्राम करने की इच्छा नहीं थी। पिछली रात वह 9 घंटे सो चुका था। एक और मिशन। रूई ने कंधे उचकाए। कैनरियन मार्शल फेस्टिवल आने में उसके पास 7 महीने से थोड़ा ही ज्यादा समय था। प्रारंभिक दौर मुख्य अंतर विद्यालयीय प्रतियोगिता से 1 महीने पहले निर्धारित था। इसका मतलब था कि उसके पास वास्तव में केवल 6 महीने ही थे। उसने अपने प्रशिक्षण के बाद 1 महीना नई तकनीक को अपने मार्शल आर्ट में शामिल करने और उसे निखारने के लिए पहले ही निर्धारित कर लिया था। इसके बाद 5 महीने बचे थे। उसे आमतौर पर प्रशिक्षण के लिए 4 महीने की जरूरत होती थी। अब सिर्फ 1 महीना बचा था। 1 महीने का मिशन, 4 महीने का प्रशिक्षण, 1 महीने का परिष्करण, और फिर प्रारंभिक चरण शुरू हो जाएंगे। अगला 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसका भरपूर फायदा उठाना होगा। और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। रूई ने कई मिशन हाथ में लिए थे, जिनका उद्देश्य अपनी कठिनाई श्रेणी के अनुसार कम से कम समय में अधिक पारिश्रमिक वाले मिशन प्राप्त करना था। पिछले महीने में उसने कुल 6 मिशन पूरे किए थे। इनमें 5 अंगरक्षक मिशन, 2 शिकार मिशन और 1 आक्रमण मिशन शामिल थे। उसने कुल मिलाकर 640 मार्शल क्रेडिट अर्जित किए थे, जो मिट्टी के बेसिलिस्क मिशन और उसके तुरंत बाद शाही मिशन से अर्जित मार्शल क्रेडिट के अतिरिक्त थे, जिससे कुल मिलाकर 1220 मार्शल क्रेडिट हो गए थे। रूई इस बात से खुश था कि महीने के अंत तक उसकी आमदनी 4 अंकों तक पहुंच गई थी। इसका मतलब है कि अब उसके पास कई अच्छी चीजों तक पहुंच थी। आप मात्र 1 या 200 मार्शल क्रेडिट से कई उच्च श्रेणी की तकनीकें नहीं खरीद सकते थे। वह अपने संचित क्रेडिट से संतुष्ट था, खासकर इसलिए क्योंकि वह और क्रेडिट अर्जित नहीं कर सकता था। उसका समय समाप्त हो चुका था। अगले 5 महीने पूरी तरह से अपनी ताकत बढ़ाने में समर्पित होंगे। उसके बाद बहुप्रतीक्षित कैनरियन मार्शल फेस्टिवल आखिरकार आ जाएगा। लेकिन उन्हें एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कौन सी तकनीकें खरीदनी है। बेशक सामान्य तौर पर भी जब वह कोई तकनीक खरीदने वाला होता था तो आमतौर पर उसे यह ठीक ठीक पता नहीं होता था कि वह प्रशिक्षु पुस्तकालय में से कौन सी तकनीकें खरीदना चाहता है। लेकिन उसे यह जरूर पता होता था कि वह किस तरह की तकनीकें खरीदना चाहता है और उन्हें खरीदने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा। अपने पहले प्रशिक्षण सत्र के लिए उसे सभी बुनियादी क्षेत्रों में प्रशिक्षु स्तर की बुनियादी तकनीकें सीखनी थीं। उस समय उसके पास प्रशिक्षु स्तर की कोई तकनीक नहीं थी। खुद को एक सच्चा मार्शल प्रशिक्षु कहना भी शर्मनाक था। वह बुनियादी नींव बनाने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए बेताब था। दूसरे प्रशिक्षण सत्र का मुख्य उद्देश्य उसकी विविधता और कौशल में मौजूद बड़ी कमियों को दूर करना था। कुछ ग्रैपलिंग और कुश्ती तकनीकों के साथ साथ एक निर्णायक प्रहार और कुछ रक्षात्मक और जवाबी हमले की चालें सीखकर उसने अपने विकल्पों का दायरा केवल दबाव वाले प्रहारों तक सीमित न रखकर प्रतिद्वंद्वी को हराने के कई और तरीके विकसित कर लिए थे। तीसरे दौर ने उसकी मार्शल आर्ट की शक्ति को और भी बढ़ा दिया था। आउटर कन्वर्जेंस ने उसकी शक्ति और गति को मूलभूत रूप से मजबूत किया, जबकि इनर डाइवर्जेंस ने उसे सहनशक्ति प्रदान की। ब्लिंक ने उसे उन अवसरों का लाभ उठाने का मौका दिया जिनका वह पहले लाभ नहीं उठा पाता था। वहीं सीस्मिक सेंसिंग ने कई ऐसे अवसरों को बंद कर दिया जिनका लाभ उसके विरोधी आमतौर पर उठा लेते थे लेकिन अब नहीं उठा सकते थे।
इस दौर ने उसकी समग्र क्षमता को काफी हद तक और समान रूप से बढ़ाया था। वह प्रशिक्षण के प्रत्येक दौर में एक स्पष्ट, विशिष्ट और परिभाषित लक्ष्य के साथ प्रवेश करता था। तो यहाँ समस्या क्या थी? समस्या यह है कि रूई ने मन ही मन सोचा, मेरे पास उन तकनीकों के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं है जिन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ। वह जानता था कि वह उन तकनीकों में महारत हासिल करना चाहता है जो उसे कैनरियन मार्शल फेस्टिवल में मार्शल अकेडमिक प्रतियोगिता जीतने में सक्षम बनाएंगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे तकनीकें क्या थीं। क्या उसे आउटर कन्वर्जेंस जैसी कुछ और शक्ति बढ़ाने वाली तकनीकें खरीदनी चाहिए? क्या उसे उम्मीद है कि वह जो अपार शक्ति उत्पन्न करेगा उससे वह प्रतियोगिता जीत जाएगा? या शायद उसे पैरेलल वॉक जैसी कुछ और पैंतरेबाजी उन्मुख तकनीकें खरीदनी चाहिए और इसके बजाय यह उम्मीद करनी चाहिए कि उसकी बचाव करने की क्षमता ये सुनिश्चित करेगी कि उसकी हार न हो? शायद उन्हें डेलन के रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी पहले से ही मजबूत रक्षा पंक्ति को और भी बेहतर बनाना चाहिए। या शायद मिलियाना मार्ग अपनाकर वह लंबे समय तक लड़ सके। आखिर वॉइड एल्गोरिदम को समय पसंद था। वह असमंजस में था। सच कहें तो सारे विकल्प लुभावने थे। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, बल्कि वह एक साथ कई रास्तों पर भी चल सकता था। उसके इस बात को लेकर इतना अनिर्णायक होने का एक कारण ये भी था कि उसे यह नहीं पता था कि कैनरियन साम्राज्य की सभी 16 मार्शल अकादमियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाली मार्शल अकादमी प्रतियोगिता के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त होगा। ये राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट था। इस प्रतियोगिता के विजेता को अपनी पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षु घोषित किया जाएगा। हालांकि रूई को इसकी बहुत बेसब्री थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसका एक कारण ये था कि यह सब बहुत दूर लग रहा था। कुछ समय पहले तक तो इसमें 1 साल बाकी था और अब अचानक रूई के पास प्रशिक्षण और सुधार के लिए केवल 5 महीने बचे थे। इसका एक कारण ये भी था कि वह बहुत व्यस्त था। रूई के लिए हर घंटा मायने रखता था। वह लगातार काम करता, उचित आराम करता और फिर कुछ और मिशन पूरे करता। ये बात हमेशा उसके मन में रहती थी, लेकिन अब जब उसके प्रशिक्षण का चौथा चरण शुरू करने का समय आ गया था, तो ये बात अचानक और एकदम से उसके दिमाग में सबसे ऊपर आ गई थी। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट के बारे में और जानने के बाद मैं इस फैसले पर फिर से विचार कर सकता हूँ। रूई ने कंधे उचकाते हुए कहा, बार बार सिर फोड़ने का कोई फायदा नहीं है। वह तुरंत कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था और वह अपने कीमती मार्शल क्रेडिट्स को ऐसी तकनीक पर बर्बाद नहीं करना चाहता था जिसका उसे बाद में पछतावा हो। मार्शल क्रेडिट्स बहुत कीमती थे और इन्हें कड़ी मेहनत, पसीना और आंसू बहाकर कमाया जाता था। अकादमी रिफंड भी नहीं देती है। उसने मन बना लिया कि वह अपना फैसला लेने से पहले मार्शल एकेडमिक प्रतियोगिता की गतिविधियों में पूरी तरह से डूब जाएगा। शायद वह अपने प्रशिक्षकों या दोस्तों से भी पूछेगा। उन्हें प्रतियोगिता का प्रारूप और सामान्य नियम कानून तो पहले से ही पता थे, लेकिन प्रतियोगिता का कहीं अधिक अनुभव रखने वाले लोग निश्चित रूप से अधिक जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते थे। शायद इससे कोई बड़ा बदलाव न आए, लेकिन जानकारी काफी उपयोगी साबित हो सकती थी। जरा सा भी संकेत उसके मन को बदलने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा। वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। मार्शल प्रतियोगिता, स्क्वायर कायरी ने रूई की ओर देखते हुए दोहराया। हाँ, बिल्कुल, रूई ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की तकनीकें सीखनी चाहिए। क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हैं? पिछले एक दिन में उन्होंने कई लोगों से बात की थी। उनके दोस्तों, कुछ प्रशिक्षकों, कुछ पुराने प्रशिक्षकों से उन्हें तरह तरह की राय मिली थी। केन ने उसे अपने बचाव कौशल में सुधार करने की सलाह दी थी। फे ने उसे अपने प्रहार कौशल को बेहतर बनाने पर विचार करने को कहा था। डेलन और मिलियाना ने क्रमशः उसे अपनी रक्षा और सहन शक्ति में सुधार करने के लिए कहा था। वह निश्चित नहीं था। उसे उम्मीद थी कि दूसरों से सलाह लेने से उसे कुछ स्पष्टता मिलेगी, लेकिन सच कहें तो इससे उसकी उलझन और बढ़ गई। उन्हें दिए गए प्रत्येक विकल्प के पक्ष और विपक्ष में कई अच्छे तर्क थे। मार्शल आर्ट के विकास से मार्शल प्रतियोगिता का क्या संबंध है? कायरी ने पूछा। रूई ने उलझन में अपना सिर झुकाया। इसका मेरी मार्शल आर्ट के विकास से क्या लेना देना है? मैं मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं और जीतना चाहता हूं। इसके लिए मुझे और मजबूत होना पड़ेगा। उसने असमंजस भरे भाव से जवाब दिया। स्क्वायर कायरी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके शब्दों पर विचार करने के लिए समय लिया। आपको पता है, मैंने अकादमी में रहते हुए ही मार्शल प्रतियोगिता जीती थी और मुझे मार्शल प्रिंसेस का ताज पहनाया गया था। क्या? रूई ने हैरानी और अचरज से उसकी ओर देखा।
मुझे ये पता नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। कायरी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। इतना समय पहले कि अब इसका कोई महत्व ही नहीं है। भले ही मैं चैंपियन बनी थी, फिर भी यह बात महत्वहीन है। उसने रुई की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा। उन शब्दों पर उसने भौहें चढ़ाईं। वह इतना समझदार था कि उसे एहसास हो गया कि उसके शब्दों में कुछ अर्थ है, वह कुछ कहना चाह रही है। मामूली मार्शल प्रतियोगिता, उसने संदेह भरी नजर से बुदबुदाते हुए कहा। कैनरियन मार्शल फेस्टिवल हर 5 साल में एक बार आयोजित होता था। इसकी अनियमितता के कारण जब भी यह फेस्टिवल होता था, इसका बहुत महत्व होता था। यह न केवल पूरे साम्राज्य का, बल्कि आसपास के देशों का भी ध्यान आकर्षित करता था। सेकिगाहारा संघ, ब्रिटानिया साम्राज्य और गोटो गणराज्य तीनों ने ही उत्सव के दौरान सद्भावना का राजनयिक प्रदर्शन करने के लिए कैनरियन साम्राज्य में प्रतिनिधि भेजे थे। कैनरियन मार्शल फेस्टिवल के केंद्र में कैनरियन साम्राज्य भर में स्थित 16 मार्शल अकादमियों द्वारा आयोजित अंतर शैक्षणिक मार्शल प्रतियोगिता थी। 16 प्रतिनिधि, 4 दौर, 1 विजेता। गौरव, प्रतिष्ठा, धन, ऐसी घटना महत्वहीन कैसे हो सकती है? तुम्हारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? उसने पूछा। मार्शल स्क्वायर बनना या मार्शल प्रतियोगिता जीतना? मार्शल स्क्वायर बनना, रूई ने निडरता से उत्तर दिया। मार्शल प्रतियोगिता जीतने की उसकी जितनी इच्छा थी, मार्शल स्क्वायर बनना रूई के लिए किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक प्रबल इच्छा थी। उसका अंतिम लक्ष्य था अपनी मार्शल कला का अभ्यास करना और अपने मार्शल पथ पर सदा के लिए चलना। वह फिर कभी बंधनों में जकड़कर मरना नहीं चाहता था। पहली बार का अनुभव ही काफी बुरा था। यदि वह मार्शल स्क्वायर तक नहीं पहुंच सका, तो इसका मतलब था कि वह अपने मार्शल पथ और मार्शल आर्ट में एक गतिरोध पर पहुंच गया था। वह इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। तुलनात्मक रूप से मार्शल प्रतियोगिता वास्तव में महत्वहीन थी। क्या मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता? रूई ने भौहें चढ़ा ली। मार्शल स्क्वायर बनने का मतलब यह नहीं था कि वह मार्शल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, और मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने का मतलब यह नहीं था कि वह मार्शल स्क्वायर नहीं बन सकता। तो फिर स्क्वायर कायरी का इशारा कुछ ऐसा क्यों लग रहा था? क्या तुम कर सकते हो? उसने पूछा। क्या मैं नहीं कर सकता? मुझे बताओ, अगर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता नहीं होती तो तुम अपना प्रशिक्षण कैसे जारी रखते? उसने बदले में पूछा। उस प्रश्न पर रूई चुप रही। कम से कम क्या आपका सामान्य प्रशिक्षण आपके मार्शल आर्ट प्रतियोगिता प्रशिक्षण से अलग होगा? उसने पूछा। शायद। अगर तुम मार्शल कॉन्टेस्ट जैसी किसी चीज को अपने मार्शल पथ को निर्धारित करने दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मार्शल स्क्वायर कैसे बन पाओगे? स्क्वायर कायरी ने उससे पूछा। ये शब्द सुनकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। प्रशिक्षण ही आपकी मार्शल आर्ट और मार्शल पथ को आकार देता है, उन्होंने कहा। आपके प्रशिक्षण का आपकी मार्शल आर्ट और आपके मार्शल पथ पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि मार्शल प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण में बदलाव करना आपके लक्ष्य के लिए अनुकूल होगा? रूई ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं था। उसकी बात में दम था। मार्शल प्रतियोगिता उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। उसे अपने मार्शल पथ को उसकी ओर नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह अपने मूल मार्ग से भटक रहा है। आखिर मार्शल प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण लेने का क्या मतलब था? मार्शल प्रतियोगिता हर 5 साल में एक बार होती थी। उसे इसमें भाग लेने का मौका सिर्फ एक बार ही मिलता था। उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता था। अपने मूल मार्शल मार्ग को बदलना उचित नहीं था। इसके बजाय उसे केवल अपनी मार्शल आर्ट के लिए ही प्रशिक्षण लेना चाहिए, न कि किसी और चीज या किसी और व्यक्ति के लिए। प्रशिक्षक कायरी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। रूई ने आभार व्यक्त किया। वह प्रतियोगिता पर कुछ ज्यादा ही ध्यान केंद्रित कर बैठा था। वह मार्शल प्रतियोगिता के लिए अभी भी उत्साहित था और अपनी शक्ति बढ़ाने का इरादा रखता था। लेकिन फर्क ये था कि वह प्रतियोगिता के लिए अपने मार्शल पथ को प्रभावित नहीं करना चाहता था। वह अपने मार्शल पथ के भीतर रहते हुए मार्शल प्रतियोगिता के लिए निचले स्तर का प्रशिक्षण ले सकता था, लेकिन वह अपना मार्ग बदलने को तैयार नहीं था। भले ही उसके द्वारा चुनी गई तकनीकें मार्शल प्रतियोगिता के लिए सर्वोत्तम न हो, फिर भी यदि उसे विश्वास होता कि ये तकनीकें उसके मार्शल पथ के अनुरूप हैं, तो वह उनमें महारत हासिल करना चाहता। कायरी ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। शुभकामनाएं। मैं मार्शल प्रतियोगिता और महोत्सव में आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन कभी मत भूलना, आपका सफर इन सब से कहीं आगे तक जाता है। रूई ने सिर हिलाया। धन्यवाद। ये कहकर उसने विदाई ली और प्रशिक्षु पुस्तकालय की ओर चल पड़ी। अब उसका मन युद्ध उत्सव के निरंतर विचारों से ग्रस्त नहीं था।
मेरी मार्शल आर्ट वर्ड एल्गोरिदम है और मेरा मार्शल पथ प्रोजेक्ट वाटर है। उसने मन ही मन फुसफुसाया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। वह प्रशिक्षु पुस्तकालय के द्वार पर पहुंचकर रुक गया। क्या उसने तुरंत ये तय कर लिया था कि वह इस समय किस प्रकार की तकनीकें खरीदना चाहता है? नहीं, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता था कि वह क्या नहीं करना चाहता था। वह किसी एक क्षेत्र पर ही पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता था। वह एक सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी था और यह बात नहीं बदली। पहले वह अपने दोस्तों के सुझावों पर विचार कर रहा था कि वह अपने कौशल को कम करके उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करे जो मार्शल प्रतियोगिता के माहौल में सबसे उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उसने यह विचार त्याग दिया। यह मेरा मार्शल मार्ग नहीं है। उसने सिर हिलाया और प्रशिक्षु पुस्तकालय में प्रवेश किया। अब उसे अपने फैसले लेने का समय आ गया था। इस प्रशिक्षण सत्र में मैं अपनी मार्शल आर्ट से वास्तव में क्या हासिल करना चाहूंगा? रूई ने खुद से पूछा। खैर, इस सवाल का जवाब देना पहले से ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उनकी मार्शल आर्ट को अब बहुत स्पष्ट जरूरतों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह 14 प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों के साथ काफी अच्छी तरह से निपुण हो चुकी थी। उसने एक पल के लिए तार्किक सोच को किनारे रख दिया। वह वास्तव में अपनी मार्शल आर्ट से क्या हासिल करना चाहता था? उसने अपने भीतर झांका, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की। अपने प्रति ईमानदार रहना ही उसके मार्शल मार्ग पर निष्ठा बनाए रखने की कुंजी थी। उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार उसे यह बात समझ आ गई। काश मेरी मार्शल आर्ट में और अधिक मारक क्षमता होती। उसे एहसास हुआ, उसे शिकार श्रेणी के मिशन के दौरान हुई अपनी निराशा याद आ गई जब वह कम समय में मिट्टी के बेसिलिस्क को मार गिराने में असमर्थ रहा था। उसका आक्रमण आउटर कन्वर्जेंस, फ्लोइंग कैनन, बाइंडिंग लैश और मिराज डाइव तक ही सीमित था। इससे निश्चित रूप से काफी विविधता तो मिली, लेकिन इसमें वह मारक क्षमता नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। एक ऐसा हमला जो सटीक निशाना लगने पर प्रतिद्वंद्वी को गंभीर क्षति पहुंचा सके। आमतौर पर इन तकनीकों में महारत हासिल करना बहुत कठिन होता था या वे अत्यंत उच्च श्रेणी की होती थीं और इसलिए बहुत महंगी होती थीं। लेकिन अब कम से कम उसके पास एक लक्ष्य तो था। क्या यह मार्शल प्रतियोगिता के लिए सबसे अच्छा कदम था? शायद नहीं। मार्शल प्रतियोगिता में हत्या या अपंगता न करने का नियम था, जिससे उसकी घातक क्षमता सीमित हो जाती थी। क्या वह अपना फैसला बदलेगा, भले ही वह सबसे अच्छा विकल्प न हो? नहीं, यह उनका युद्ध मार्ग था, न कि युद्ध प्रतियोगिता का मार्ग। वह आक्रामक तकनीकों की खोज में आक्रमण उन्मुख अनुभाग की ओर चल पड़ा। आखिरकार घातक तकनीकें खोजने का एकमात्र स्थान आक्रमण उन्मुख अनुभाग ही हो सकता था। वहां पहुंचकर वह एक बार फिर गया पर प्रचलित मार्शल तकनीकों की विविधता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सम्मोहक पंजा, एक ऐसी तकनीक जिसमें उंगलियों और नाखूनों के सिरों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वे एक शक्तिशाली विष से संतृप्त हो जाएं, जिससे उनींदापन आ जाता है। इस तकनीक में पहले उपयोगकर्ता को कई महीनों तक नियंत्रित मात्रा में विष देकर इसके प्रति सहनशीलता विकसित करनी पड़ती थी। तभी उंगलियों और नाखूनों को इस विष का उत्पादन करने के लिए तैयार किया जा सकता था। लड़ाई के दौरान सम्मोहनकारी पंजे के माध्यम से उपयोगकर्ता के प्रतिद्वंद्वी को लगातार विष के संपर्क में लाने से प्रेरित सम्मोहन हो जाता था, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी की विष प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक न हो। रूई ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। जहर का इस्तेमाल करके लड़ने के बारे में उसके मन में अभी भी कुछ मिलीजुली भावनाएं थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से इस दुनिया में मार्शल आर्ट का दायरा पृथ्वी की मार्शल आर्ट से कहीं अधिक व्यापक था। अगर इस तकनीक के कुछ नुकसान न होते तो शायद वह इसे सीखने के लिए प्रेरित हो जाता। इस तकनीक का अभ्यास करते समय वह किसी और तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकता था और उसे जीवन भर दस्ताने पहनने पड़ते, क्योंकि यह तकनीक लोगों को बेहोश कर देती, चाहे उसे पसंद हो या न हो। उसने उसे एक तरफ रख दिया और कुछ अन्य विकल्पों पर सरसरी नजर डाली। उन्हें कई ऐसी तकनीकों का सामना करना पड़ा जो प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी या उन्हें बुरी तरह से अक्षम कर सकती थी, जिससे वे असुरक्षित हो जाते थे। ये तकनीकें घर्षण, शरीर के तापमान में हेरफेर, बल का प्रवेश, तंत्रिकाओं पर प्रहार, मांस फाड़ना, धमनियों को निशाना बनाना, ऑक्सीजन की कमी और कई अन्य बेतुकी तकनीकों पर आधारित थीं। इनमें से कई तकनीकें बेहद महंगी थीं और बहुत ही विशिष्ट थीं या उनमें कठिनाई का स्तर बहुत अधिक था। ये तो अपेक्षित ही था। मार्शल अप्रेंटिस को पल भर में हराने या मारने की शक्ति आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगर इन तकनीकों में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल न होता तो मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु धड़ाधड़ मर रहे होते। एक विशेष तकनीक तो बेहद बेतुकी थी, उसका अस्तित्व ही उसे चौंका गया था। हृदय पारगम्यता।
एक ऐसी तकनीक जिसमें वार के प्रभाव को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता था कि वार से छाती के क्षेत्र में त्वचा, मांसपेशियों या हड्डी को कोई नुकसान न पहुंचे, बल्कि वह बाहर से हृदय तक अंदर तक पहुंच जाए। इस वार से तत्काल हृदय गति रुक जाती थी और यदि इसे कुशलतापूर्वक अंजाम दिया जाता तो लक्ष्य की कुछ ही सेकंडों में मृत्यु हो जाती थी। क्या? रूई चौंक उठा। एक ही वार से मार्शल अप्रेंटिस की पल भर में मौत हो सकती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा संभव है। उसने अप्रेंटिस लाइब्रेरी में उच्च श्रेणी की तकनीकों का इतना गहन अध्ययन पहले कभी नहीं किया था। आखिर वह प्रशिक्षण के शुरुआती चरणों में अपनी नींव मजबूत कर रहा था, इसलिए उसने ये तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी। इस तकनीक की लागत 1000 मार्शल क्रेडिट थी और इसकी कठिनाई का स्तर 10वां था, यानी इसमें महारत हासिल करने की सफलता दर 1% थी। इस तकनीक को खरीदने वाले मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं में से केवल 1% ही इसमें महारत हासिल कर पाए थे। उस समय मार्शल अकादमी में भी इतने ज्यादा मार्शल प्रशिक्षु नहीं थे। रूई को पूरा यकीन था कि जो भी उस तकनीक में महारत हासिल कर लेगा, वह तुरंत ही अकादमी का सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। सौभाग्यवश इस पर महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। इस समय तो वह इसे खरीदने वाला बिल्कुल नहीं था। जब वह अन्य तकनीकों का निरीक्षण कर रहा था, तभी उसकी नज़र किसी दिलचस्प चीज पर पड़ी। स्टिंगर। ये लात मारने पर आधारित एक भेदन तकनीक थी जिसमें पैर के पहले अंगूठे को मात्र एक साधारण अंगूठे से एक ऐसे हथियार में परिवर्तित किया जाता था जो लक्ष्य में छेद कर सके। अंगूठे को कंकाल, मांस और उपकला स्तर पर कठोर रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। इसे प्रभावी रूप से एक अजेय गोली में बदल दिया जाता था। जब इसे पूरी तरह से विकसित और महारत हासिल कर ली जाती थी, तो स्टिंगर उपयोगकर्ता को तेजी से आगे की ओर किक मारने की अनुमति देता था, जिससे ये जिस भी चीज को छूता था उसमें पैर के अंगूठे जितनी चौड़ाई का 4 सेंटीमीटर लंबा छेद कर देता था। यह एक चाल उसे अकेले ही लड़ाई जिता सकती है और हारी हुई लड़ाइयों में पासा पलट सकती है। इसके अलावा इस तकनीक की कठिनाई अधिक होने के कारण अन्य तकनीकों की तुलना में इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम थी। इस तकनीक की कठिनाई का कारण प्रशिक्षण की लंबी और कष्टदायक प्रक्रिया थी। इसी कारण कीमत अधिक होने के बावजूद ये तकनीक उच्च प्रभावशीलता वाली थी। इसमें दृढ़ता की आवश्यकता थी। अगर रूई ने ये तकनीक खरीद ली तो उसकी मारक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी और साथ ही उसके पास कुछ और तकनीकें खरीदने के लिए पर्याप्त मार्शल क्रेडिट भी बचे रहेंगे। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। रूई की आंखें दृढ़ निश्चय से सिकुड़ गईं। यही मेरी पहली पसंद होगी। उसने छेद से तकनीक का पाठ निकाला और उसे बड़े चाव से देखने लगा। अपनी मारक क्षमता में आए उल्लेखनीय सुधार से वह काफी संतुष्ट था। इस तकनीक की कीमत लगभग 400 मार्शल क्रेडिट थी, जबकि इससे कहीं अधिक नुकसान हो सकता था। इसका कारण ये था कि स्टिंगर की लचीलापन बहुत कम थी। इसे सीधी किक या साइड किक के रूप में अलग अलग ऊंचाइयों तक किया जा सकता था। लेकिन असल बात यह थी कि इसके लिए एक पैर की आवश्यकता होती थी, और जब तक उपयोगकर्ता दोनों पैरों के अंगूठों को इस तकनीक के लिए प्रशिक्षित नहीं करता, तब तक इसे केवल एक पैर से ही इस्तेमाल किया जा सकता था। आउटर कन्वर्जेंस हर हमले के साथ कम विनाशकारी होता गया, लेकिन इसने आमतौर पर लगभग सभी मार्शल युद्धाभ्यासों की शक्ति और गति को बढ़ा दिया। ये किसी एक पैर या एक प्रकार के हमले तक सीमित नहीं था और चतुराई से इस्तेमाल किए जाने पर अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे सकता था। लेकिन बदले में इसमें घातकता की कमी थी। दोनों तकनीकें समान रूप से उच्च श्रेणी की थीं और उनमें महारत हासिल करने की कठिनाई भी अधिक थी, जिसके कारण वे अधिक किफायती थीं और उनकी अलग अलग खूबियां और कमियां थीं। इसके साथ ही रूई के आक्रमण को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इस मामले में वह शायद अभी भी फे से कमतर था, लेकिन इस तकनीक में महारत हासिल करने के बाद वह इस मामले में फे के बराबर हो जाएगा। वह आक्रामक प्रशिक्षण वाले अनुभाग से बाहर निकलकर आगे बढ़ गया। उसका अब विशुद्ध आक्रामक तकनीकें खरीदने का कोई इरादा नहीं था। जब वह बाहर निकला तो वह रुक गया। अब क्या? रूई ने सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ देर इधर उधर घूमता रहा, प्रशिक्षु पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों को देखता रहा और अंत में उन्होंने एक अनुभाग पर सहमति जताई। पैतरेबाजी अनुभाग। काफी समय हो गया है जब मैंने उस सेक्शन का दौरा किया था, रूई ने सोचा। 2 प्रशिक्षण सत्रों पहले पैरेलल वॉक खरीदने के बाद से उसने पैतरेबाजी से संबंधित कोई तकनीक नहीं खरीदी थी। ये तो बहुत पहले की बात है। रूई को पुरानी यादें सताने लगीं। दरअसल यह 1 साल से भी कम समय पहले की बात है, लेकिन तब से इतना कुछ घट चुका था कि रूई को लगा कि यह वाकई बहुत लंबा समय हो गया है। उसने कंधे उचका दिए। यह एक अच्छा विकल्प था। उसे कोई रणनीति चुनने की भी जरूरत नहीं थी। अगर उसे जो दिख रहा था वह पसंद नहीं आया, तो वह आगे बढ़ सकता था।
जो वह नहीं चुनना चाहता था, उसे चुनने का कोई कारण नहीं था। उसे पैंतरेबाजी अनुभाग में मौजूद कई तकनीकों के बारे में पता चला, जिनमें से कई उसने पहले भी देखी थी। शुभकामनाएं। एक ऐसी तकनीक जो उपयोगकर्ता को मांसपेशियों की संभावित ऊर्जा के रूप में शक्ति संचित करके क्षण भर के लिए ध्वनि की गति से आगे निकलने की अनुमति देती है, जिससे वे अधिकांश मार्शल आर्ट प्रशिक्षुओं के प्रतिक्रिया समय को पार कर सकते हैं और एक ऐसा सटीक नॉकआउट प्रहार कर सकते हैं जिससे बचना लगभग असंभव था। ये संपूर्ण पुस्तकालय तकनीक की उन कुछ तकनीकों में से एक थी जिसकी कठिनाई का स्तर 10वां था, ठीक उसी तरह जैसे हॉट परमिएशन, वर्ड सटेप और ऑल सीइंग आई। रूई इस तकनीक से भली भांति परिचित था। यही वह तकनीक थी जिससे केन ने अकेले ही फे को हराया था, और यही वह तकनीक थी जिसने कायरी को अपनी शक्ति को सीमित करना और संयम बरतना बंद करने पर मजबूर किया था। यह एक अविश्वसनीय और बेहद कारगर तकनीक थी। रूई को संदेह था कि अगर इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए तो कोई भी मार्शल अप्रेंटिस इससे बच पाएगा। यहां तक कि फे, जो अकादमी की सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी विशेषज्ञों में से एक थी, भी एक असफल पलटवार करने से पहले ही नॉकआउट हो जाती थी। इस तकनीक में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और कमियां थीं, अन्यथा केन मार्शल स्क्वायर की तरह मार्शल अप्रेंटिसों को एक ही शॉट में मार गिराता। फिर भी केन ने इसे आधे साल में ही महारत हासिल कर ली। ये बात प्रभावशाली थी, क्योंकि यह उस तरह की तकनीक थी जिसमें महारत हासिल करने के लिए कई वर्षों के निर्बाध समर्पित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। पैंतरेबाजी की तकनीकों में महारत हासिल करने के मामले में केन का कोई सानी नहीं था। पुनर्जन्म से उन्नत बुद्धि और पुनर्जन्म से उन्नत औषधि सहनशीलता वाले रूई भी इस मामले में उससे आगे नहीं थे। वह पैंतरेबाजी की तकनीकों को ऐसे पी जाता था जैसे वे जूस हों। वह औसतन रूई से धीमा इसलिए था क्योंकि वह अन्य क्षेत्रों से तकनीक सीखने में औसत दर्जे का था। फिर भी रूई को नहीं लगता था कि वह गॉड स्पीड में महारत हासिल कर सकता है, नहीं उसे ऐसा करने की कोई इच्छा थी, इसलिए उसने इसे वहीं छोड़ दिया। उन्होंने कई तकनीकों का परीक्षण किया, जिनमें से कई उन्होंने पहले भी देखी थीं और कई नई थीं, जब तक कि उन्हें कुछ दिलचस्प नहीं मिल गया। फैंटम सटेप। यह एक ऐसी तकनीक है जो सटीक और परिशुद्ध प्रक्षेप पथों के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण केंद्र में उचित बदलाव के आधार पर अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय छल कपटों के माध्यम से भ्रम पैदा करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें लचीलापन और उच्च दक्षता दोनों समान रूप से मौजूद थे, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर एक उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक सामने आई, और इसकी कीमत भी काफी उचित थी। यह पहली बार नहीं था जब रूई ने झांसा देने की अवधारणा को शामिल करने वाली तकनीकें देखी थीं। वास्तव में उसने स्वयं भी ऐसी ही एक तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। मिराज डाइव एक ऐसी तकनीक थी जिसमें उसने 2 प्रशिक्षण चरणों पहले महारत हासिल कर ली थी। इसमें टेकडाउन के लिए अवसर बनाने के लिए नकली ग्रैपलिंग हमले का इस्तेमाल किया जाता था। रूई सोचने लगा, यह तकनीक एक ऐसा कारक थी जो उसे लड़ाई खत्म करने या इस तकनीक द्वारा उत्पन्न अवसर का फायदा उठाकर हारती हुई लड़ाई को पलटने के लिए कई तरह के दांव खेलने की अनुमति देती थी। इसके अलावा इस तकनीक के अचानक होने वाले प्रभावों का उपयोग ब्लिंक के अचानक होने वाले प्रभावों के साथ तालमेल बिठाकर किया जा सकता था, और साथ ही स्टिंगर किक को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए भी किया जा सकता था। फैंटम सटेप की बदौलत वह अपनी सभी तकनीकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर काम करने की संभावना को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर यह उनकी मौजूदा तकनीकों और मार्शल आर्ट के साथ अच्छी अनुकूलता और तालमेल रखता था। ठीक है, फिर रूई ने स्क्रॉल को स्लॉट से बाहर निकाला और पैंतरेबाजी वाले हिस्से से दूर चला गया। इस तकनीक पर लगभग 380 मार्शल क्रेडिट खर्च हुए थे। इसकी क्षमताओं को देखते हुए ये कीमत अनुचित नहीं थी। स्टिंगर तकनीक सहित कुल खर्च 780 मार्शल क्रेडिट था। उसके पास शेष 440 मार्शल क्रेडिट बचे थे। एक उच्च श्रेणी की तकनीक या 2 औसत दर्जे की तकनीकों के लिए इतना काफी है, उसने सोचा। उसने औसत दर्जे की तकनीकों को खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह बुनियादी तकनीकों पर वापस जा सकता था और वहां से 4-5 तकनीकें चुन सकता था। उनकी मार्शल आर्ट पहले ही उस स्तर तक विकसित हो चुकी थी जहां उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों की आवश्यकता थी। अब एक आखिरी तकनीक बची है। एक तकनीक और बाकी है। इस बार रूई को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने एक आक्रमण श्रेणी की तकनीक और एक पैंतरेबाजी तकनीक चुन ली थी। इस पैटर्न का पालन करते हुए क्या अब उसे एक रक्षात्मक तकनीक चुनना उचित नहीं होगा? रूई ने रक्षा श्रेणी के अनुभाग पर एक नज़र डाली और फिर अपना सिर हिलाया। मेरी रक्षा पर्याप्त मजबूत है। उसने पहले ही 3 रक्षात्मक तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी जो वॉइड एल्गोरिदम के साथ बेहद तालमेल बिठाती थी। उसे अभी अपनी रक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।
कम से कम उसे एक और सहनशक्ति तकनीक जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। शायद वह किसी अन्य प्रकार की रक्षा तकनीक को अपनाने पर विचार कर सकता था। लेकिन फिलहाल उनका इरादा रक्षा कक्षा अनुभाग में जाने का नहीं था, बल्कि वे विशेष रूप से एक अन्य अनुभाग में काफी रुचि रखते थे। विविध अनुभाग। पुस्तकालय में विविध अनुभाग सभी अनुभागों में सबसे बड़ा था, क्योंकि इसमें कई बड़े उप अनुभाग शामिल थे। पर्यावरण श्रेणी की तकनीकें, पशु श्रेणी की तकनीकें, श्रम श्रेणी की तकनीकें, हथियार श्रेणी की तकनीकें, गुप्त तकनीकें, संवेदी तकनीकें। इसमें कई प्रकार की रोचक तकनीकें शामिल थीं। उसे इन तकनीकों के कई वर्गों को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा कि इनमें से आधी तकनीकें उसके लिए बहुत शुरुआती स्तर की थीं, खासकर हथियार से जुड़ी तकनीकें। इसके अलावा ये सभी तकनीकें उसके लिए बहुत उपयोगी भी नहीं थीं। विविध अनुभाग में कुछ मजेदार तकनीकें भी थीं। माइंड पैलेस। इस तकनीक से उपयोगकर्ता की याददाश्त एकदम सटीक हो जाती थी। यह तकनीक उन मार्शल आर्टिस्टों के लिए विकसित की गई थी जिन्हें मिशन बिलों में मौजूद ढेर सारी जानकारी याद रखने में परेशानी होती थी। इसके अलावा इससे मार्शल आर्टिस्टों को कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश, याद रखने में भी मदद मिलती थी। यह तकनीक उन मार्शल अप्रेंटिसों के लिए थी जो मानसिक रूप से कुछ हद तक अक्षम थे। कठिनाई स्तर 5। लागत मुक्त। रूई लगभग हंस पड़ा। मार्शल यूनियन ने वाकई में उन अयोग्य मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक जोड़ दी है जिन्हें मिशन पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी याद रखने में कठिनाई होती है। इस तकनीक को जोड़ने से पहले उनके पास ऐसे कितने अयोग्य मामले आए होंगे। उन्होंने इस तकनीक को मुफ्त में उपलब्ध करा दिया ताकि मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं को इसे खरीदने में कोई झिझक न हो। उसने हंसते हुए सिर हिलाया। उसने कुछ तकनीकों के बारे में सरसरी नजर डालनी शुरू की जिन्हें वह पहले ही प्रशिक्षु पुस्तकालय में अपनी पिछली यात्रा के दौरान देख चुका था। संवेदी कक्षा। विविध अनुभाग में इसे देखते ही उन्हें इस अनुभाग में कुछ विशेष रूप से रोचक तकनीकें याद आ गईं। जैसे ही उन्होंने इस अनुभाग को सरसरी तौर पर देखा, उनकी नजर एक रोचक चीज पर पड़ी। आदिम प्रवृत्ति। एक ऐसी तकनीक जो उपयोगकर्ता की खतरे के मूल्यांकन की सहज प्रवृत्ति को प्रशिक्षित करती है, जिससे वे अवचेतन रूप से एक निश्चित सीमा के भीतर खतरनाक घटनाओं का पता लगा सकते हैं। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे उन्होंने सिस्मिक मैपिंग चुनते समय देखा था। उस समय वे इससे काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने सिस्मिक मैपिंग को चुना क्योंकि सिस्मिक मैपिंग की पहुंच कहीं अधिक थी, जबकि प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट एक युद्ध उन्मुख तकनीक थी। पीछे मुड़कर देखने पर वह कितना शानदार फैसला था। रूई को एहसास हुआ, अगर उसने सिस्मिक मैपिंग की जगह प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट को चुना होता तो वह न तो अर्थन बेसिलिस्क मिशन पूरा कर पाता और न ही बाल तस्करी मिशन। मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन विशेष परिस्थितियों में प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट का कोई खास उपयोग नहीं होता। हालांकि युद्ध में आदिम प्रवृत्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। जहां युद्ध में भूकंपीय मानचित्रण का उपयोग केवल प्रतिद्वंद्वी की स्थिति और सामान्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जा सकता था, वहीं आदिम प्रवृत्ति इससे कहीं अधिक कार्य कर सकती थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जो मानव के अवचेतन मन की खतरे को भांपने और उसका आकलन करने की क्षमता के साथ साथ भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता को भी प्रशिक्षित करती थी। मूल रूप से यह मानव मन की खतरे को भांपने और भविष्य की भविष्यवाणी करने की सहज और अवचेतन क्षमता को विकसित करती थी। सामान्यतः ये मानसिक मापदंड स्थिर और अपरिवर्तनीय होते थे और इनमें आंतरिक सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती थी। लेकिन मार्शल प्रशिक्षुओं के मामले में ऐसा नहीं था। मार्शल प्रशिक्षु बनने की प्रक्रिया में हुई प्रगति और मार्शल पथ की खोज के परिणामस्वरूप हुए विकास और संवर्धन से मार्शल प्रशिक्षुओं की तंत्रिका तंत्र की क्षमता अलौकिक हो जाती थी। सामान्य मनुष्यों के विपरीत अवचेतन खतरे और पूर्वानुमान की प्रवृत्ति को बेहतर बनाया जा सकता है और इसमें बहुत अधिक क्षमता है। बस इसे उचित तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इस तकनीक में महारत हासिल करने के बाद इसके विवरण में दावा किया गया था कि व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों का पहले से कहीं अधिक गहराई से अनुमान लगा सकता है और अपने आसपास के सभी दिशाओं में खतरे को पहले से कहीं अधिक बेहतर ढंग से भांप और उसका आकलन कर सकता है। उपयोगकर्ता के लिए अचानक हमले का शिकार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूई को इस बात का प्रबल संदेह होने लगा था कि आदिम वृत्ति तकनीक वॉर्ड एल्गोरिदम के साथ अत्यधिक अनुकूल है। इसका कारण ये था कि वॉर्ड एल्गोरिदम की पूर्वानुमान प्रणाली आदिम वृत्ति तकनीक की पूर्वानुमान प्रणाली से भिन्न थी। वॉर्ड एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के विरोधियों का अनुमान लगाने के लिए एक एल्गोरिदम प्रणाली में चरों को शामिल करता था, जो उपयोगकर्ता की इच्छित उपलब्धि के आधार पर प्रतिद्वंद्वी की भविष्य की चालों के साथ साथ उनका मुकाबला करने के आदर्श तरीकों को भी आउटपुट करता था।
यह मूल रूप से डेटा विज्ञान और शारीरिक संघर्ष की मूलभूत प्रकृति की गहरी समझ पर आधारित था। आदिम प्रवृत्ति की पूर्वानुमान क्षमता वास्तव में मन की अवचेतन की उस अकथनीय क्षमता पर आधारित थी जिसके द्वारा वर्तमान से भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि दोनों में कोई विरोधाभास न हो तो वे बिना किसी टकराव के सहयोग कर सकते हैं। रूई आदिम वृत्ति तकनीक की पूर्वानुमान क्षमता को वॉइड एल्गोरिदम के साथ मिलाकर भविष्य की सही भविष्यवाणी कर सकेगा। इसके अलावा आदिम प्रवृत्ति तकनीक की खतरे को भांपने की क्षमता भी काफी प्रभावशाली थी। अगर रूई गलत नहीं थे तो इस तकनीक के खतरे को भांपने वाले पहलू को वॉइड एल्गोरिदम में एक अतिरिक्त इनपुट वेरिएबल के रूप में शामिल किया जा सकता है। अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर वॉइड एल्गोरिदम के परिणाम निश्चित रूप से और भी परिष्कृत, सटीक और विश्वसनीय होंगे। ये गाया कि दुनिया में वॉइड एल्गोरिदम को अपनाने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। रूई ने उत्साह से कहा, वह इस अंतर्दृष्टि से बेहद खुश था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि आदिम प्रवृत्ति तकनीक वास्तव में उसके द्वारा चुनी गई अन्य 2 तकनीकों की तुलना में उसकी मार्शल आर्ट के साथ सबसे अधिक अनुकूल हो। इसके अलावा मानो ये तकनीक उसे कुछ बता रही हो, इसकी कीमत उसके बचे हुए बजट के दायरे में मुश्किल से ही आ रही थी। उसने सिर हिलाया और स्क्रॉल को उसके थैले से निकालकर बाकी 2 स्क्रॉलों के साथ अपनी थैली में रख लिया। द स्टिंगर, फैंटम सटेप, आदिम प्रवृत्ति, ये वो 3 तकनीकें थीं जिन पर वह महारत हासिल करना चाहता था। इन तकनीकों के माध्यम से वह शक्ति के एक नए स्तर तक पहुंचना चाहता था।